हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने वेल्डेड जॉइंट की डिज़ाइन देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है, अभी तक आपने जो है वेल्डेड कनेक्शंस की डिज़ाइन पढ़ी जो इसेंट्रिक नहीं थे, यानी कि जिस लोड और वेल्ड ग्रुप था वो एक ही लाइन में था, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे था। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि जो प्लेन इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर लोड और वेल्ड ग्रुप जो है वो एक प्लेन में तो है बट एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। जैसे कि सपोज कोई एक प्लेट है, ठीक है, वो एक दूसरे प्लेट से या गजेटेड प्लेट से कनेक्टेड है, बट जो लोडिंग है वो आपकी आउट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, प्लेन में तो है बट जैसे कि ये कोई लोड है, पी एक्ट कर रहा है, जिसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो सपोज सी से, सपोज ये आपका वेल्डेड कनेक्शन है, ठीक है, ये जो लेंथ है सपोज L1 है और यहाँ पे ये जो वेल्डिंग है ये सपोज लेंथ जो है आपकी L3 है और यहाँ पर जो वेल्डिंग है ये सपोज लेंथ जो है वो आपकी L2 है। ठीक है, तो इनकी अगर इसकी सी की बात करें सेंट्रॉइड की, तो सपोज ये एक्स एक्सेस है और ये जो है आपकी वाई एक्सेस है। ठीक है, यानी कि जो सी है वो कहीं यहाँ पर लाई कर रही है, तो यहाँ से सी से इसकी जो डिस्टेंस है लोड की वो सपोज ई है, यानी इसेंट्रिसिटी ई है। अब ये देख रहे हैं कि आप लोड और ये वेल्डेड ग्रुप जो है ये एक ही प्लेन में है, कोई डिफरेंट प्लेन नहीं है, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे ये लोड वर्क नहीं कर रहे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वेल्ड का, सपोज ये पॉइंट है ए, ये सबसे दूर फारदेस्ट पॉइंट है सी से, इसको आपने क्या किया, इसको मिला दिया। तो यहाँ पे दो स्ट्रेसेस वर्क करती हैं, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो लोड की ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, सपोज ये हो गई F1, और दूसरी जो है वो आपकी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस वर्क करती है ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। ये जो लोड लग रहा है वो ई सेंट्रिसिटी है, इसकी वजह से एक ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट होता है और एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, दैट इज F2। ठीक है, और इनके बीच का ये जो एंगल है 90 डिग्री है और इनके बीच का जो F1 और F2 के बीच का एंगल है ये एंगल है थीटा। तो इसमें एक रिजल्टेंट स्ट्रेस एक्ट करेगी, दैट इज Fr। अब जब आपने रिवेटेड कनेक्शंस में देखा था, इसेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शंस थे, तो वहाँ पर फोर्सेस वर्क कर रहे थे, ठीक है, आप फोर्स फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे जो है स्ट्रेसेस वर्क कर रही है। एक ये F2 टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, जहाँ F1 जो है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस वर्क कर रही है। तो सपोज ये जो है आपका ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू लोड P। ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड, यानी वेल्ड में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रही है लोड P की वजह से, वो है आपकी F1, जो कि है फॉर्मूला P अपॉन एरिया ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो P अपॉन एरिया ऑफ वेल्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस ऑफ वेल्ड। तो जहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है, एक तो ये L1 लेंथ हो गई, ये L2 और L3, तो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो गई, L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू एरिया ऑफ वेल्ड इंटू थिकनेस क्या होगा, थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप थ्रोट थिकनेस लेंगे। सेकेंड जो है एनालिसिस जहाँ पे F2 निकालेंगे, जहाँ F2 क्या है, ये है आपकी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस at point A due to twisting moment T, ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट जो कि क्या है P इंटू ई। ठीक है, P की वजह से, जहाँ P क्या है, T क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, P इंटू ई। तो F2 फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आर ए, यानी रेडियल डिस्टेंस एट ए। तो सी से जो रेडियल डिस्टेंस है आर ए है वो, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आर ए इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस एट पॉइंट ए फ्रॉम सी जी वेल्ड ग्रुप। ठीक है,
फ्रॉम CG ऑफ वेल्ड ग्रुप, यानी जो वेल्ड ग्रुप का CG है वहाँ से जो रेडियल डिस्टेंस है पॉइंट ए पे वो आपकी है RA, और जहाँ पर J क्या है आपका, J है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि कहलाता है IZZ भी बोलते हैं इसको। ये इक्वल होता है IXX प्लस IYY, यानी अबाउट XX मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, अबाउट YY एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उनका अगर आप सम कर देते हैं तो आपको J या IZZ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये F1 और F2 दोनों फोर्सेस मिल गए। अब आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है FR, जहाँ पर FR क्या है, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस। तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हैं फॉर वेल्ड टू बी सेफ, यानी वेल्ड आपका सेफ रहे, तो जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ रही है उसकी वैल्यू परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो लिमिट होती है शियर स्ट्रेस की उससे या तो कम या इक्वल होनी चाहिए, जहाँ Fs की वैल्यू होती कितनी है 110 MPa। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम आनी चाहिए अगर आप वेल्ड जो है वो सेफ हो। देख लीजिए क्वेश्चन कि अ ब्रैकेट इज कनेक्टेड टू अ कॉलम फ्लेंज एज शोन इन फिगर, फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड आपको फाइंड करना है इफ अलाउएबल शियर स्ट्रेस जो है वेल्ड में 110 MPa गिवन है, यानी Fs की वैल्यू 110 गिवन है। तो ये आपको डायग्राम इस टाइप का गिवन है कि एक कॉलम फ्लेंज से एक ब्रैकेट कनेक्टेड है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये ब्रैकेट है जहाँ पर ये P फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका लोड ओवरऑल है 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पर ये वेल्डिंग है और ये वेल्डिंग है। ठीक है, तो ये जो लेंथ गिवन है ये 150 mm क्वेश्चन में गिवन है टोटल लेंथ, यहाँ पर भी ये लेंथ 150 mm गिवन है, और ये जो लेंथ है ये हाइट है ये ओवरऑल 250 mm गिवन है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछा है, और यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी ना देके यहाँ से जो है ये डिस्टेंस ओवरऑल 150 mm और दी हुई है लोड से। तो आपसे पूछा गया है कि साइज ऑफ वेल्ड आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसकी जो है CG फाइंड करेंगे कहाँ पर होगी, तो आप ये देख रहे हैं कि ये x एक्सिस के लिए तो सिमेट्रिकल है, यानी x एक्सिस के अबाउट अगर आप देखें इस वेल्डिंग कनेक्शन को, वेल्ड ग्रुप को, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये हो गई x एक्सिस। तो इस एक्सिस के ऊपर भी सेम वेल्डिंग है और इस एक्सिस के नीचे भी, यानी x एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल हो गई। अब आपको y एक्सिस के अबाउट देखना है, यानी कि y एक्सिस जो है वो कहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, तो सपोज y एक्सिस यहाँ पर अगर वेल्डिंग होती तो ये सेंटर से आता, बट कहीं यहाँ पर जो है ये y एक्सिस आ रही होगी। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस, यानी ये सपोज आपने मान ली x बार, ये आपको फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट से, यानी कि इस वेल्ड ग्रुप से आप ये x बार डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो फाइनली क्या होगा, x बार आपको देखना है। तो आपको पता है कि ये लेंथ कितनी है टोटल, यहाँ इस पॉइंट से अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, ओवरऑल एरिया 250 इंटू टी। ठीक है, तो एरिया 250 इंटू ये जो थिकनेस है इसकी वेल्ड की वो क्या है t, इंटू CG से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी CG जो है सेंटर में लाई करेगी यानी t/2 पे, प्लस अगर आप इसकी बात करें तो 150 इंटू टी, ये एरिया हो जाएगा 150 इंटू टी, और इसकी CG कहाँ पर लाई करेगी, इसके हाफ पर, यानी 150/2 पर। ठीक है, क्योंकि आप y एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, y एक्सिस से अगर आप देखेंगे तो फाइनली ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। अब आप बॉटम की अगर बात करें तो सेम, प्लस 150 इंटू टी इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 250 इंटू टी प्लस 150 इंटू टी प्लस 150 इंटू टी। तो ये जो थ्योरम होती है वेरिग्नस थ्योरम होती है, जिसके थ्रू जो है आप सेंट्रोइडल डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म है, तो ध्यान रखिएगा टी स्क्वायर टी क्यूब इन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये थिकनेस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसका क्यूब और स्क्वायर जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा।
इसीलिए वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं, नहीं ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हट गई। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी 40.9 mm। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 40.9। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 150 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 109.1 mm। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन है तो सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी वेल्ड की, ये पॉइंट कॉर्नर का। तो सपोज ये पॉइंट ए मान लिया और ये सी जी है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी आर ए। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस तो 109.1 mm है और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी 250 का हाफ। इसका मतलब है ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी 125 mm। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको ओवरऑल डिस्टेंस मिल गई। अब आप क्या निकाल सकते हैं आर ए की वैल्यू। आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 109.1 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 165.9 mm। अब आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई भी चाहिए क्योंकि आई जेड जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। अगर ये वेल्डेड ग्रुप की बात करें, ये जो नेग्लेक्ट करते हैं आप इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमेशा जो है वेल्डेड एरिया को एज अ लाइन एरिया मान लेते हैं। जब लाइन एरिया की तरह मानेंगे तो थिकनेस तो नेग्लेजिबल हो जाएगी और उसका क्यूब और स्क्वायर और ज़्यादा नेग्लेजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज आई एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जो है ओवरऑल लेंथ कितनी है 150। ठीक है, 150 इंटू ये क्या हो गया आपका थिकनेस का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल होता है जैसे कि ये बी है और डी है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। तो आपने देखा लेंथ कितनी है 150 इंटू थिकनेस क्या है टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, प्लस अब आपको पता है कि सी जी यहाँ पर है कहीं, तो जब सी जी कहीं और होती है तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आता है तो वो ए एच स्क्वायर भी आप काउंट करते हैं। सपोज अगर आई जो है आप बेस के अबाउट इसमें निकालते हैं तो क्या होता है आई ऑफ सी जी प्लस ए ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 150 इंटू थिकनेस इंटू एच क्या होता है कि यहाँ से सेंट्रोइडल डिस्टेंस यानी सी जी तक की जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे काउंट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 125 mm, तो यानी 125 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इस एरिया का। तो आपको पता है यही सेम एरिया ऊपर भी है तो उसके लिए भी वही होगा। तो अगर आप इंटू 2 कर दें तो वही बात आ जाएगी सेकंड के लिए भी। प्लस अब आप इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा टी यानी थिकनेस हो गई टी इंटू ओवरऑल लेंथ कितनी है 250 यानी कि 250 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, और ए एच स्क्वायर तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये सेंटर में ही है। अगर आप इसका ए एच स्क्वायर एरिया इंटू एच लेंगे तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या हो जाएगी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका आ गया आई एक्स एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.99 इंटू 10 टू द पावर 6 टी एम एम टू द पावर 4। ये 6 है एम एम टू द पावर 4 टी क्यूब ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं 0। ठीक है, तो जो टी क्यूब और टी स्क्वायर का टर्म मिलेगा उसको आप क्या करेंगे 0 कंसीडर कर लेंगे। अब सपोज आई वाई वाई के अबाउट निकालना है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। आपको पता है ये थिकनेस क्या है टी इंटू 150 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो डी इंटू बी क्यूब अपॉन 12 करते हैं, तो जो पार्ट कट रहा है उसका आप क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये पार्ट यानी ये लेंथ कट रही है तो 150 क्यूब अपॉन 12 इंटू प्लस टी इंटू 150 एरिया हो गया और एच स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है इसका हाफ कहाँ पर होगा ये 75 यहाँ पे होगा। इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो अगर 75 में 40.9 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे 75 माइनस 40.9 स्क्वायर, ये हो गया ए एच स्क्वायर। ये जो है आपको पता है कि सेम ऊपर के लिए भी होगा उस एरिया के लिए भी, तो इसको आप क्या कर देंगे डबल प्लस
अब इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको y एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 250 इंटू टी क्यूब अपॉन 12, तो 250 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर, तो ए एच स्क्वायर क्या होगा 250 इंटू टी, और यहाँ से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है कितनी है 40.9, यानी इंटू 40.9 स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई वाई वाई की वैल्यू आ जाएगी 1.32 इंटू 10⁻6 टी mm⁴। तो ये आपको आई एक्सेस और आई वाई वाई दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई मिल गया, तो आप आई जेड जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। तो आई एक्स एक्स कितना है 5.99 इंटू 10⁻6 टी प्लस आई वाई वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 1.32 इंटू 10⁻6 टी। तो इसको जब आप सम करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 7.319 इंटू 10⁻6 टी mm⁴। अब सारी वैल्यूज आपको मिल गई आर ए आई जेड जेड। अब आप क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे, तो एनालिसिस में सबसे पहला क्या निकालेंगे शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस ए पॉइंट पर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एरिया ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो फोर्स कितना है टोटल 100 किलो न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में, तो 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एरिया ऑफ वेल्ड आपको पता है 150 प्लस 250 प्लस 150, तो इतनी लेंथ में वेल्डिंग हुई है इंटू थ्रोट थिकनेस टी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 118.8 अपॉन टी न्यूटन पर mm², तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 1। अब सपोज F2 की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, ये टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस है ए पॉइंट पर, तो टी बाई आई जेड जेड या जे लिख दीजिए इंटू आर ए। तो आपको टी क्या है फॉर्मूला पी इंटू ई डिवाइडेड बाई आई जेड जेड इंटू आर ए, ठीक है। फोर्स कितना है 100 इंटू 10⁻3। अब आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी आपको पता है कि जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस से जो वैल्यू होती है वो आपकी इसेंट्रिसिटी होती है। तो टोटल कितना था 150 प्लस 150, और इसमें से अगर सी जी की वैल्यू माइनस कर दें, यानी कि जो 40.9 माइनस कर दें, तो आपको इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है। इंटू ई इंटू आर ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165.9 mm डिवाइडेड बाई आई जेड जेड। तो आई जेड जेड है आपका 7.319 इंटू 10⁻6 टी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 587.3 डिवाइडेड बाई टी न्यूटन पर mm², ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपको पता है रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस क्या होती है रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है टोटल 125, ए पॉइंट पर जो थीटा होगा 125 अपॉन 109.1, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 48.9 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दीजिए रूट ऑफ F1 यानी कि 181.8 डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर प्लस 587.3 डिवाइडेड बाई टी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 यानी 181.8 अपॉन टी इंटू 587.3 डिवाइडेड बाई टी इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 48.9 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको एफ आर की वैल्यू मिल जाएगी 719.9 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस होना चाहिए, यानी एफ एस की वैल्यू है कितनी क्वेश्चन में 110 न्यूटन पर mm²। तो जब आप इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल कर देंगे तो ओवरऑल टी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, टी की वैल्यू आ जाएगी 6.54 mm, ठीक है। अब आपको पता है साइज ऑफ वेल्ड फाइंड करना है, जहाँ थ्रोट थिकनेस होती क्या है k इंटू साइज ऑफ वेल्ड, और जहाँ k की वैल्यू आप जनरली क्या कंसीडर करते हैं 0.7, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.54 डिवाइडेड बाई 0.7, तो आपकी साइज ऑफ वेल्ड आ गई 9.34 mm, ठीक है। तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं साइज ऑफ वेल्ड s इक्वल टू 10 mm। तो इस टाइप से जो है आप साइज ऑफ वेल्ड इस क्वेश्चन के थ्रू निकाल सकते हैं। यानी अगर इसेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शंस हैं तो आपको सिर्फ दो स्ट्रेसेस देखनी है, एक डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस।
इनकी हेल्प से जब आप रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे तो फाइनली अगर आप इसको परमिसिबल शियर स्ट्रेस के इक्वल करते हैं तो आप यहाँ से साइज ऑफ वेल्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।